नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। कोर्ट में दलीलों के दौरान आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि अगर विवाद है तो जज को ये केस हायर बेंच को रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। आर्यन कहीं भागेंगे नहीं। मुंबई की किला कोर्ट ने लग्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती मामले में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने आर्यन को राहत नहीं दी है, साथ में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनपीसी के तर्क को स्वीकार कर लिया कि केवल विशेष सत्र न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, न कि मैजिस्ट्रेट को। शुरुआत में एनबीसी ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ये गलत है और विचारणीय नहीं है। उनका मामला ये है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध विशेष एनडीपीएस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं। मान शिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, इसीलिए इस अदालत द्वारा जमानत पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 3 साल से अधिक के कारावास को आकर्षित करने वाले सभी अपराध का प्रावधान करने वाली एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36A विशेष अदालत द्वारा विचारणीय वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। उन्होंने संजय नरहर मालशे बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अदालत सीआरपीसी द्वारा शासित है, जबकि कई अपराध हैं जो विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय हैं। लेकिन जमानत पर अभी भी मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है। आर्यन खान की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश मान शिंदे ने तर्क दिया कि खान पर उपभोग का आरोप नहीं है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध खान पर लागू नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया, मैसेज में भी मेरे खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। मान शिंदे ने हर्ष शैलेश द्वारा बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार 2 अपराधियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ड्रग्स रखने और खपत के मामले में जमानत दी थी। इस मामले में ये माना गया कि किसी पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए ड्रग्स खरीदने से प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के लिए धारा 37 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए ड्रग पेडलर नहीं बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं खान फरार होने नहीं जा रहा हूँ, छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं, मुझे जमानत दी जानी चाहिए। 2 अक्टूबर को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर छापेमारी के लिए अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व किया, जहां से कॉर्डिलिया क्रूज लाइनर को गोवा के लिए प्रस्थान करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लखीमपुर खीरी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मामले को किसी और एजेंसी को सौंपने की बात कही। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस भेजा गया। मुख्य आरोपी
11 बजे तक उसको समय दिया गया था कि वो कोर्ट में पेश हो और ऐसे में समय के अंदर पेश न होने की स्थिति में कानून अपना काम करेगा, ये कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेंच की एक राय है, अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या उसके साथ भी यही रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर प्रतिकूल राय व्यक्त की है। कोर्ट सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं दिखा। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। आशीष मिश्र को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद नहीं आता है तो कानूनी सख्ती का सहारा लिया जाता है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्या आरोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने कहा है कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेज दिया गया है। वो आज आने वाला था, लेकिन उसने शनिवार सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। सीजेआई ने पूछा है कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। 302 के मामले में पुलिस सामान्यतः क्या करती है, सीधी गिरफ्तारी ही करती है ना। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे हैं, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और ही था। कोर्ट ने कहा, लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाए हैं। हम सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यानी किसी और एजेंसी को जांच देने का भी संकेत दिया। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया गया। इसके अलावा एसआईटी के गठन की बात कही। कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई कि एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी के पास एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पत्र याचिकाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि क्या एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र है। हालांकि केंद्र का कहना था कि कानून में कहीं भी एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। एनजीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर एनजीटी संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार पत्रों, ज्ञापन और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं हैं। हालांकि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए पत्र या संचार पर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या एनजीटी किसी मामले पर खुद से संज्ञान ले सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने
केंद्र सरकार के इस पक्ष पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा था कि अगर कोई पत्र या हलफनामा एनजीटी के पास आए तो भी क्या वह उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। इस पर भाटी ने कहा था कि पत्र या हलफनामा मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेने और उस पर सुनवाई करना एनजीटी के अधिकार हैं। इन पर सुनवाई कर उल्लंघन के कारणों का पता लगाना और मामले में शामिल पार्टियों को नियमों का पालन करने के लिए उचित व्यवस्था देने का पूरा अधिकार रखता है। इस दौरान पीठ ने अमिश क्यूरी, आनंद ग्रोवर समेत अन्य वकीलों की दलीलें भी सुनी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश भाटी ने पीठ को बताया था कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन और इसकी निगरानी के उद्देश्य को लेकर एनजीटी का गठन हुआ था। प्रक्रियात्मक पहलू ट्रिब्यूनल की शक्तियां व अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन कानूनों में कहीं भी स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि इससे शक्तियां किसी सूरत में कम नहीं हैं। एनजीटी ने महाराष्ट्र में कूड़ा प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नगर पालिका के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर सवाल उठाया गया है कि क्या एनजीटी स्वतः संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन केवल दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह आम जनता को भी प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन कदमों की जानकारी मांगी जो केंद्रीय नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकलन करने के लिए उठाए गए हैं। पीठ ने सरकार से कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए साल 2006 के नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले का पालन करने के लिए की गई कवायद की जानकारी उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने इसे परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बंद नहीं किया। भले ही नौकरियों के कुछ वर्गों में उनकी संख्या क्रमशः 15% और 7.5% की ऊपरी सीमा से अधिक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने के फैसले को सही ठहराने के लिए उसके सामने डेटा पेश करे। कोर्ट ने ये पाया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है। हालांकि ये तब तक चलेगा जब तक उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता। जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ प्रमोशन में आरक्षण की नीति को जारी रखने के केंद्र के फैसले की वैधता की जांच कर रही है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह से तलब किया। पीठ ने कहा कि 1997 के बाद सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने के लिए उनके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का पता लगाने के लिए क्या अभ्यास किया है। एक विशेष अवधि के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 15 और 7.5% से अधिक होना तय है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या सरकार द्वारा ये डेटा प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यास किया गया था। ऐसा डेटा कहाँ है जो कहता है कि प्रमोशन में आरक्षण को सही ठहराने के लिए प्रतिनिधित्व में कमी है। हमें डेटा दिखाएं। पीठ ने एसीजी से कहा, आप प्रमोशन में आरक्षण को कैसे उचित ठहराएंगे? आप केवल सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, डेटा के बारे में नहीं। प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने के लिए कुछ औचित्य होना चाहिए। वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि 1965 में केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी और एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 3.34% और 0.62% था, जो बढ़कर 17.5% और 6.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व ग्रुप सी और ग्रुप डी की श्रेणियों की नौकरियों में अधिक और ए और बी श्रेणियों में कम था। एजी ने ये भी तर्क दिया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है कि सरकार नौकरियों में उनका हिस्सा जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में होना चाहिए। पीठ केंद्र की इस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 5 साल की अवधि के बाद
प्रमोशन में आरक्षण देने की अधिसूचना को रद्द करने की दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मौतों के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आदेश जारी किया है। जिस तरह से इस मामले में आदेश जारी करते हुए जस्टिस MR शाह ने कहा है कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान हर हाल में किया जाएगा। ये धनराशि सरकार द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि से अलग होगी। कोर्ट ने कहा है कि ये भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा और लाभार्थियों का पूरा विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए। परिजनों के द्वारा आवेदन जमा करने और मृत्यु के कारण को कोविड के रूप में प्रमाणित होने के 30 दिनों के भीतर इस राशि के परिजनों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला ये मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने सरकार को दावे के 30 दिनों के भीतर मृतकों के परिवार को भुगतान करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुआवजे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे। जस्टिस MR शाह और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने कोविड मौत के मामलों में मुआवजा देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मंजूरी देते हुए आदेश पारित किया। जस्टिस MR शाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के परिवारों को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा और ये केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी। जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 रुपए के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। शाह ने आगे कहा कि भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा और मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। दिशा निर्देशों में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियों को भी निर्धारित किया गया है, जो अस्पतालों द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्रों में विसंगतियों से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए गठित की जाएगी। न्यायमूर्ति MR शाह ने ये भी कहा कि निर्णय की तारीख के बाद भी होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती रहेगी। जस्टिस शाह ने कहा कि शिकायत निवारण समिति मृतक मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर 30 दिनों के भीतर कॉल कर मुआवजे का आदेश दे सकती है। समिति के पास अस्पतालों से रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या NDMA ने सिफारिश की है कि कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए दे दिए जाएं। केंद्र ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था। सरकार ने कहा था कि कोविड राहत कार्यों में महामारी से निपटने की तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के कारण वायरस से मरने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह सहायता दी जाएगी। दरअसल NDMA ने दीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में 30 जून के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद कोविड मौत के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपीलों के लंबित रहने पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी में दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी हो रही है और वह इस बाबत दिशा निर्देश जारी करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अदालत को हिरासत में दोषियों की जमानत देने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर हाई कोर्ट द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए सुझावों पर लंबित आपराधिक अपील मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का आदेश दिया है। दरअसल यूपी में दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है।
पीठ ने पहले इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जवाब मांगा था, जब वो एक दोषी द्वारा दायर सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। पीठ ने कहा था कि कई दोषी सजा को निलंबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों ने आपराधिक अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सुझाव देते हुए हलफनामा दायर किया। पीठ ने कहा कि एक तंत्र होना चाहिए कि यदि आरोपी वहां पहुंचता है तो अपील पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। इसीलिए पीठ ने उच्च न्यायालय को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 सप्ताह के भीतर एक नीति रखने का निर्देश जारी किया है। पीठ ने सुझाव दिया कि आजीवन कारावास के मामले में जहां दोषी आधी सजा काट चुका है, जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में 2 याचिकाओं के जरिए 97 कैदियों ने कोर्ट से समय पूर्व रिहाई की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2021 के आदेश में प्रदेश सरकार को 2018 की नीति के मुताबिक 32 उम्र कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। साथ ही ऐसे ही अन्य मामलों पर भी विचार करने को कहा था। बावजूद इसके जब तय समय पर रिहाई नहीं हुई तो कैदियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 32 कैदियों को रिहा कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 की नीति में फिर 28 जुलाई 2021 को संशोधित कर दिया। इस संशोधन में कहा गया कि ये नीति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदी पर ही लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार ने कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए जुलाई में ये संशोधन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट सुपर स्पेशलिटी की इस बार की परीक्षा मौजूदा पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि नीट सुपर स्पेशलिटी 2021 के संशोधित पैटर्न को अगले साल से लागू किया जाएगा। ये संशोधित पैटर्न शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 से प्रभावी होगा। नीट एसएस के सिलेबस में आखिरी समय में किए गए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने पर नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और केंद्र सरकार तीनों बैकफुट पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट से बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी या नीट एसएस 2021 के पैटर्न में इस साल कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। संशोधित पैटर्न को अगले साल से ही लागू किया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नीट एसएस 2021 की परीक्षा इस वर्ष मौजूदा पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएंगी। संशोधित पैटर्न केवल शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने आदेश में दर्ज किया और याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि आदेश संशोधित पैटर्न की वैधता पर निर्णय नहीं होगा। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनईटी पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 में आखिरी मौके पर बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट रुख में कहा कि या तो सरकार खुद पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराए, अन्यथा कानून के हाथ लंबे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के परीक्षा को 2 महीने टालने के नए प्रस्ताव को भी नामंजूर कर केंद्र को परीक्षा कराए जाने पर निर्णय की जानकारी देने को कहा था। दरअसल केंद्र ने जनवरी 2022 तक परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया था। नीट एसएस परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह नए परीक्षा पैटर्न को लागू कर 10-11 जनवरी 2022 को परीक्षा आयोजित करना चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को परीक्षा से कुछ समय पहले पैटर्न में बदलाव के लिए फटकार लगाते हुए अपने फैसले को स्थगित करने के लिए कहा। ये परीक्षा 13-14 नवंबर 2021 को आयोजित की जानी थी। बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस VV नागरत्ना शामिल थे। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट पेश हुई। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने शुरुआत में बदलाव का बचाव करते हुए कहा था
कि ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सीटें खाली ना रहें। याचिका में कहा गया है कि बदले हुए पैटर्न को परीक्षा से लगभग 6 महीने पहले सार्वजनिक किया गया था। ये स्पष्ट तौर पर मनमानी को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।